मेरा नाम जानवी है। मैं अपने भाई भाभी के साथ रहती थी। मेरी उम्र 21 साल हो चुकी थी। मुझे अपने मम्मी पापा बहुत याद आते थे क्योंकि उनके होते हुए कभी मुझे प्यार की कमी नहीं हुई थी। वैसे तो मुझे मेरे भैया भाभी भी बहुत प्यार करते थे। भैया का नाम सुरेश था। मैं उनसे उम्र में 7 साल छोटी थी, लेकिन जब से मेरी भाभी घर में आई थी उन्हें मेरे और भैया के प्यार से बहुत जलन महसूस होती थी। भैया शुरू से ही मेरी हर ख्वाहिश पूरी किया करते थे। भाभी के आने के बाद जब भैया ने भाभी के जैसा सामान मुझे भी लेकर देना शुरू कर दिया तो भाभी का मुंह लटक जाता था। मगर मेरे भैया कहते थे, मेरे लिए तुम दोनों ही बराबर हो। तुम मेरी पत्नी हो और जानवी मेरी इकलौती बहन है, इसलिए मैं दोनों के लिए एक जैसा ही सामान लेकर आ जाता हूँ। भैया ने हमेशा से ही भाभी से कहा हुआ था कि मेरी बहन के साथ कभी कोई गलत व्यवहार करने की कोशिश मत करना। मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करता हूँ। बस भाभी इस बात से थोड़ी दबी हुई सी रहती थी। मेरे भैया बहुत अच्छे थे। भाभी का नाम प्रिया था। भाभी और भैया की लव मैरिज हुई थी। भैया ने उन्हें खुद पसंद किया था और मुझे मेरी दादी के साथ रिश्ता लेकर भेज दिया था। भैया भाभी का रिश्ता लगने के 5.5 महीने बाद ही दादी भी इस दुनिया से चली गई थी, जबकि मेरे मम्मी पापा की 6 साल पहले ही मौत हो चुकी थी। मम्मी पापा के इस दुनिया से चले जाने के बाद भैया ने मुझे बहुत प्यार दिया था। मुझे अपनी भाभी से भी बहुत सारी उम्मीदें थी, लेकिन भाभी ने मेरी किसी भी उम्मीद को पूरा करके नहीं दिखाया है। मगर वह इतनी भी बुरी नहीं थी। फिलहाल जिंदगी जैसे तैसे करके गुजर ही रही थी। मेरे भैया ने मुझ पर कभी किसी तरह की रोक टोक नहीं की थी। हम अच्छे खासे खाते पीते लोग थे। मेरे भैया की नौकरी बहुत अच्छी थी। भाभी से घर का ज़्यादा काम नहीं होता था और मैं भी ज़्यादा काम नहीं कर पाती थी, इसलिए भैया ने घर में नौकर रखे हुए थे। हमारे घर में एक नौकर और 3 नौकरानियां काम करती थी। हमारे घर के सामने एक नया किराना स्टोर खुला था। सुना था कि इस लड़के ने अपने घर में ही किराने की दुकान कर लिया है, क्योंकि यह घर काफी समय से बंद पड़ा हुआ था। इस घर का मकान मालिक किसी और दूसरे मोहल्ले में रहता था। इस लड़के ने इस घर को भी खरीद लिया है और उसने बड़ा सा किराना स्टोर खोल लिया था। मेरा कमरा दूसरी मंजिल पर बना हुआ था। मैं ज्यादातर घर में बोर होती रहती थी, इसलिए अपने कमरे की खिड़की में खड़ी हो जाती थी और बाहर का नज़ारा देखते रहती थी। लेकिन पिछले कई दिनों से मेरे चाचा की बेटी की शादी की तैयारियां चल रही थी, इसलिए मेरा घर से निकलना बहुत ज़्यादा हो रहा था। एक दिन मेरी नज़र उस किराना स्टोर वाले लड़के पर चली गई। वह तो बहुत ही अच्छा था। न जाने क्यों उसे देखकर मेरा दिल उस पर फिदा हो गया था। मैं अक्सर खिड़की से उसे देखा करती थी। वह मोहल्ले के कुत्तों का बहुत ख्याल रखता था। उनको अपनी दुकान से निकालकर बिस्किट वगैरह दे दिया करता था, इसलिए सुबह सवेरे उसके किराने स्टोर के बाहर ही कुत्तों का झुंड खड़ा हो जाता था। और जब वो उन्हें बिस्किट वगैरह खिला दिया करता था तो वो कुत्ते खामोशी से वहां से चले जाते थे। ऐसे लोग मुझे बहुत पसंद थे जो ज़्यादातर लोगों की मदद किया करते थे। मैंने देखा था कि उस लड़के की किराना स्टोर पर बहुत सारे भीख मांगने वाले लोग भी आया करते थे। वो उनको भी खाली हाथ कभी नहीं जाने देता था। मैं उसे देखती रहती थी और मन ही मन उसे देखकर मुस्कुराते रहती थी। एक दिन मैं उसे खिड़की से ही बड़े गौर से देख रही थी। जब अचानक उसकी नज़र मुझ पर पड़ गई, मैं उसे देखकर फौरन ही खिड़की से हट गई। फिर उसके बाद से वह नोटिस करने लगा कि मेरी नज़र उस पर ही रहती है। वह कभी कभी देखकर मुझे मुस्कुराया भी करता था। मैं घर से बाहर निकलती तब भी वह मुझे बड़े गौर से देखता था। शादी के दौरान मैं घर से तैयार होकर ही निकलती थी और फौरन भैया की गाड़ी में बैठ जाती थी। जब तक हमारी गाड़ी उसकी दुकान को पार करके आगे बढ़ नहीं जाती तब तक वह लगातार मुझे देखता ही रहता था और मुस्कुराता रहता था। न जाने ऐसा क्यों था। क्यों मैं उससे मोहब्बत करने लगी थी? क्यों मैं उसे पसंद करने लगी थी? क्या वह भी मुझे पसंद करता था? आखिर वो मुझे देखकर क्यों मुस्कुराता था और मैं भी उसे देखकर क्यों शर्मा जाती थी? ये सारे सवाल मेरे दिमाग में घूमते रहते थे। उसका नाम विक्रम था। हमारे घर राशन का जितना भी सामान आता था वो उसके ही किराना दुकान से आता था, क्योंकि उसका किराना दुकान काफ़ी बड़ा था। वैसे तो मैं ज़्यादा किसी से बातचीत नहीं करती थी, लेकिन हमारे घर में जो 3 नौकरानियां पार्वती, कौशल्या और सुमन, वो तीनों मेरी ही उम्र की थी। भैया ने सुमन को
भाभी के कामों के लिए लगाया हुआ था और पार्वती और कौशल्या को मेरे कामों के लिए। पार्वती और कौशल्या ज़्यादातर मेरे साथ ही रहती थी, मेरे सारे काम काज किया करती थी, जबकि सुमन भाभी के साथ रहती थी। भाभी ने तो उसे अपनी छोटी बहन बना लिया था, वह तो उसके साथ हमेशा बाजार जाती रहती थी। भैया भाभी की शादी के 2.5 साल बाद ऊपर वाले ने उन्हें औलाद की खुशी दी। तब से और भाभी को सुमन का सहारा मिल गया था, क्योंकि सुमन उनके बच्चे को संभाल लिया करती थी और भाभी को जहाँ जाना होता था वो सुमन को लेकर चली जाती थी। हमारे घर का नौकर कृष्णा तो उत्तराखंड के एक छोटे से गांव से आया था। हम लोग प्यार से उसे छोटू कहकर बुलाते थे। वो बहुत ही अच्छा लड़का था। घर से बाहर के जितने भी काम होते थे वो सारे काम छोटू ही किया करता था। यहाँ तक कि दोपहर के समय भैया के ऑफिस में लंच भी वही लेकर जाता था। घर में बनाने के लिए सब्जियां वही लेकर आता था। जिंदगी बस इसी तरह से गुजर रही थी। एक दिन मैं खिड़की के पास खड़ी हुई थी, तब मुझे पार्वती ने देख लिया। वह मेरे पास आई और कहने लगी कि दीदी, खिड़की में खड़े खड़े क्या मुस्कुरा रही हो। मैंने कहा कि कुछ नहीं, तुम्हें तो पता है कि मैं सारा दिन बोर होती रहती हूँ। भाभी मुझे घर से बाहर निकलने नहीं देती। उनका कहना है कि ज़्यादा सहेलियों से मेल जोल रखने की ज़रूरत नहीं है, और मैं खुद भी बिहेवियर की ऐसी नहीं हूँ जो आवारा लड़कियों की तरह घर से बाहर फिरती फिरूँ। मुझे अपने घर में ही बहुत सुकून मिलता है। मेरे पास मोबाइल भी नहीं है, घर में कोई लैंडलाइन नंबर भी नहीं है जिससे अपनी किसी दोस्त या रिश्तेदार से बात कर लिया करूं। एक तुम और कौशल्या ही तो हो जिससे मैं अपने दिल का बोझ हल्का कर लेती हूँ, जिससे बातें कर लेती हूँ, जिसके साथ काम में हाथ बटा लेती हूँ। वह मुझसे मुस्कुराकर कहने लगी कि यह सब तो ठीक है, लेकिन आप ये बताओ कि आप खिड़की से बाहर झांक कर क्यों मुस्कुरा रही थी। मैंने कई बार नोटिस किया है, आप किसी को देखती हो या फिर किस बात पर मुस्कुराती हो। मैं सब कुछ जानती हूँ। मैंने कहा, किसी को नहीं, बस ऐसे ही बाहर देखती हूँ कि बाहर की दुनिया कितनी हसीन और खूबसूरत है। बस यही सब देखकर अपने ही मन में मुस्कुराती रहती हूँ। कई दिन इसी तरह से गुजर गए थे। मैं और विक्रम एक दूसरे को सिर्फ नज़रों से ही जानते थे। मैं तो उसका नाम भी नहीं जानती थी। पता नहीं वो मेरा नाम भी जानता था या नहीं। बाकी मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानती थी। एक दिन रात का समय था जब भैया घर आए और हम सब लोग मिलकर खाना खा रहे थे, साथ ही साथ बातें भी कर रहे थे। बातों ही बातों में भैया ने बताया कि पड़ोस वाले वर्मा जी के घर से हम सब लोगों का इनविटेशन आया है। हम सब लोगों को वहाँ पर जाना है। भाभी कहने लगी कि क्या है उनके घर पर। उन्होंने कहा कि उनके यहाँ पर बेटा हुआ है, वह अपने बेटे की आने की खुशी में एक छोटा सा पार्टी रख रहे हैं। उन्होंने कहा है कि घर से सब लोगों को आना बहुत ज़रूरी है। वर्मा जी का घर हमारे घर के बिल्कुल बराबर में ही बना हुआ था और वो लोग अपना पार्टी भी घर में ही कर रहे थे। भाभी ने कहा कि पार्टी किस दिन है। भैया कहने लगे कि परसों है। भाभी ने कहा कि परसों हम लोग कैसे जा सकते हैं, आपको पता है ना कि परसों हम लोगों को मेरी बहन के एंगेजमेंट में जाना है, तो फिर हम वर्मा जी के यहाँ कैसे जा सकते हैं। भैया हाथ रोककर सोच विचार करने में लग गए थे कि अब क्या होगा। वर्मा जी के घर जाना भी तो जरूरी है, आखिरकार वह हमारे पड़ोसी हैं, और भाभी की बहन की एंगेजमेंट में जाना भी जरूरी है, आखिरकार वह भैया की साली है। भैया यही सब सोच रहे थे। इतने में भी भाभी ने भैया से कहा कि तुम क्यों इतना सोच रहे हो, मुझे तो अपनी बहन के एंगेजमेंट में ही जाना है और आपको भी मेरे साथ चलना है। ऐसा करते हैं कि वर्मा जी के यहाँ जानवी और हमारी नौकरानी पार्वती के साथ चली जाएगी। अपनी बहन की एंगेजमेंट में मैं सुमन को अपने साथ ले जाऊंगी और आप भी हमारे साथ एंगेजमेंट में चलना। इस तरह वर्मा जी के यहाँ कोई ना कोई चला जाएगा और मेरे घर भी। भैया को भाभी का यह आइडिया ठीक लगा था, मगर मैंने भाभी से बोल दिया था कि भाभी, आप तो जानती हो कि मैं अकेली कहीं नहीं जाती, मैं वहाँ अकेली कैसे जा सकती हूँ। भाभी कहने लगी कि अरे तुम अकेली कब हो, तुम्हारे साथ पार्वती और कौशल्या जाएगी ना, और वैसे भी तुम्हें थोड़ी वहाँ 2-3 दिन के लिए रहने जाना है। थोड़ी देर के लिए चली जाना, खाना खाना और वहाँ से 2-3 लोगों से थोड़ी बहुत देर बातचीत करना, उसके बाद घर आ जाना। भैया कहने लगे, हाँ जानवी, तुम्हारी भाभी बिल्कुल ठीक कह रही है। हमें आस पड़ोस के लोगों से अपने संबंध कमज़ोर नहीं करने चाहिए। पार्वती ने मुझे इशारे से कहा था कि दीदी मैं आपके साथ चलूँगी, इसलिए मैं खामोश हो गई।
2 दिन बाद मैं और पार्वती कौशल्या पड़ोस के घर जाने के लिए तैयार हो गए थे। अब उन्होंने इतने प्यार से बुलाया था तो मैं भी इनकार नहीं कर सकी थी। भैया भाभी भी इंगेजमेंट में जाने के लिए तैयार हो गए थे। वर्मा जी के घर में मैं और पार्वती और कौशल्या चले गए थे। वहां जाकर हमें बिल्कुल भी कंफर्ट महसूस नहीं हुआ था। वर्मा जी की वाइफ और बहनें मुझसे बहुत अच्छे से बात कर रही थी। मुझे बहुत अच्छा लगा था। मैंने वर्मा जी की बेबी के लिए गिफ्ट भी दे दिया था। उसके बाद हम लोग खाना खाने के लिए चले गए थे। मैं और पार्वती और कौशल्या खाना खा रहे थे जब अचानक मेरी नज़र विक्रम पर गई। वह भी वहाँ इनवाइट था और खाना खा रहा था। मैं तो उसे देखकर घबरा पड़ी थी। आज मैंने उसे अपने बहुत करीब से देखा था। वह सच में बहुत खूबसूरत था। उसने भी जब मुझे वर्मा जी के घर में देखा तो वह मुझे देखकर खुश हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे इशारे में मुझसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा था। वहाँ पर ज़्यादा लोग होने की वजह से मैंने उसे इग्नोर करने की कोशिश की थी, लेकिन अब मैं समझ गई थी कि वह मुझसे मोहब्बत करने लगा है। मैं भी तो उससे दिल ही दिल में मोहब्बत कर रही थी। उस दिन तो हम लोग वर्मा जी के घर से वापस आ गए, मगर मैं बहुत खुश थी। हमारे आने के थोड़ी देर बाद ही भैया भाभी घर के अंदर दाखिल हुए। मैं भैया भाभी को खुश होकर बता रही थी कि मुझे वर्मा जी के घर जाकर बहुत अच्छा लगा और उनके परिवार से मिलकर भी। भाभी ने न जाने क्यों चौंक कर देखा था। भाभी कहने लगे कि आज तुम बड़ी खुश नजर आ रही हो। मैंने भाभी के सवाल पर अपनी खुशी थोड़ी कम की थी। भाभी ने कहा कि आज से पहले तो मैं तुम्हें कभी इतना खुश नहीं देखा और न ही तुम पड़ोसियों या फिर रिश्तेदारों के यहाँ जाकर इतना खुश वापस आती हो। आखिर क्या बात है? मैंने कहा कि भाभी नहीं, कोई बात नहीं, बस ऐसे ही। मैं भाभी से यह कहकर अपने कमरे में आ गई थी। कुछ दिन गुजरे कि सुमन और पार्वती और कौशल्या अपने गांव वापस जाने की तैयारी करने लगी। मैंने उन तीनों से कहा कि आखिर तुम लोग अपने गांव क्यों वापस जाना चाहती हो? यहीं पर रहो ना। तुम लोग यहाँ रहती हो तो घर के काम कितने हल हो जाते हैं। वो कहने लगी कि दीदी आप किसी और को नौकरी पर रख लो। सुमन और पार्वती और कौशल्या एक ही गांव की रहने वाली थी। सुमन और पार्वती और कौशल्या आपस में रिश्तेदार थी। सुमन का रिश्ता तय हो चुका था। सुमन की वजह से ही पार्वती और कौशल्या यहाँ पर नौकरी करती थी, क्योंकि वह तीनों बचपन से की सहेलियाँ भी थी। लेकिन अब पार्वती और कौशल्या ने भी सुमन के साथ जाने का फैसला कर लिया था, क्योंकि वो तीनों एक साथ ही यहाँ पर आई थी। भाभी ने भी उन तीनों को रोकने की बहुत कोशिश की। सुमन की तो शादी होने वाली थी, लेकिन पार्वती और कौशल्या यहाँ सुमन के बगैर नहीं रहना चाहती थी। वह तीनों भैया से अपनी सैलरी लेकर अपना सामान बांध कर अपने गांव वापस चली गई थी। इधर घर में मैं पार्वती और कौशल्या के बिना बड़ा अकेलापन महसूस करती थी। बस अब मैं अकेले कमरे में बैठी रहती थी और बार बार मेरा ध्यान विक्रम के ऊपर जाता रहता था। विक्रम के वही इशारे जो वह मुझसे वर्मा जी के यहाँ कर रहा था। मैं इसी बारे में सोच सोच कर मुस्कुराती रहती थी। कई बार भाभी भी कमरे में आई थी और उन्होंने मुझे किसी काम के लिए आवाज़ दी थी, तो मैं विक्रम के ख्यालों में खोई हुई थी। भाभी ने मुझे झकझोरा और कहने लगी कि तुम्हें क्या हो गया है? तुम अकेले बैठे बैठे कहाँ खो जाती हो? मैं घबरा गई। मैंने कहा भाभी क्या हुआ है? वह कहने लगी कि मैंने कहा एक कप चाय बना दो और तुम भी पी लेना और मैं भी। जब से वो तीनों लड़कियां गई है घर के काम की बड़ी दिक्कत हो रही है। मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, मैं चाय बना देती हूँ। भाभी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे रोकने लगी। कहने लगी कि अब तुम पहले मुझे यह बताओ कि तुम कहाँ खोई रहती हो। मैंने भाभी को टालने की बहुत कोशिश की। वो कहने लगी कि देखो जानवी, मैं तुम्हारी बड़ी बहन के जैसी हूँ, क्योंकि मैंने हमेशा से तुम्हें अपनी छोटी बहन के जैसा ही समझा है। मेरे लिए तुम मेरी सगी बहन जैसी हो। अगर कोई बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है, जिससे तुम उलझन का शिकार हो, उसे तुम मुझसे शेयर कर सकती हो, जिससे कि मैं तुम्हारी कोई मदद कर दूं। क्योंकि जब से तुम वर्मा जी के घर से आई हो, मुझे तुम्हारे अंदाज बहुत बदले बदले से लग रहे हैं। आखिर वर्मा जी के यहाँ ऐसा भी क्या हुआ था? भाभी मेरे करीब आई और उन्होंने मेरे हाथ पकड़ लिए। मैंने कहा कि जी भाभी, क्यों नहीं, जरूर ऐसा ही होगा। आप भी मेरे लिए बड़ी बहन के जैसी हो। कोई भी बात हुई मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। मैंने भी भाभी के हाथों को मजबूती से पकड़ते हुए कहा था। उसके बाद मैं रसोई में चली गई और भाभी और अपने लिए चाय बना कर ले आई। मैंने देखा कि छोटू भैया भी दरवाजे पर बैठे थे। मैंने उनसे भी चाय का पूछा और उनको भी एक कप चाय दे दी थी। तब
अब मैं और भाभी ही रसोई में काम कर रहे थे। भाभी ने भैया को बोल दिया था कि नौकरानी का बंदोबस्त कर ले, और हर बार की तरह 3 नौकरानियों का ही बंदोबस्त होना चाहिए, क्योंकि घर के काम बहुत ज़्यादा है। भाभी को अपने बेटे का ख्याल रखने के लिए भी अलग से एक नौकरानी की ज़रूरत है, लेकिन अभी नौकरानियों का बंदोबस्त नहीं हो पा रहा था। इसलिए भाभी को मुझे मिलकर घर के सारे काम करने पड़ते थे। मैं तो खामोशी से घर के काम कर लिया करती थी, मगर भाभी काम करते करते बहुत गुस्सा होती रहती थी। मुझे भाभी से अब डर लगने लगा था, क्योंकि वो मेरे कमरे में बार बार किसी न किसी काम के लिए आती जाती रहती थी। इसलिए मैं कमरे का दरवाज़ा बंद करने के बाद ही खिड़की में खड़े होकर विक्रम को देखती थी। मुझे पक्का यकीन हो गया था कि मुझे विक्रम से मोहब्बत हो गई है, मगर मैं उसकी मोहब्बत को ज़्यादा दिनों तक छुपा कर नहीं रख पाई थी। उसकी मोहब्बत मेरी आंखों में दिखाई देने लगी थी। भाभी का ध्यान अब हर बार फिर से मेरी तरफ हो चुका था। जानवी, जानवी, मैं कब से तुम्हें आवाज़ दे रही हूँ। दूध उबल उबल कर बह गया है। भाभी कहने लगी कि देखो तुमने क्या हाल कर दिया है। दूध उबल उबल कर सब बाहर आ गया, सारा किचन गंदा हो गया। तुम्हारा ध्यान कहाँ चला जाता है? तुम तो मुझे बिल्कुल दीवानी लगने लगी हो। मैं दूध रख कर चूल्हे पर विक्रम के ख्यालों में इतनी गुम हो गई थी कि बिल्कुल भूल गई थी कि मैंने चूल्हे पर दूध चढ़ाया हुआ है। भाभी ने मुझे हिलाते हुए ख्यालों की दुनिया से बाहर निकाला था। भाभी मुझे ढेर सारी बातें सुना रही थी, साथ ही साथ यह भी कह रही थी कि मैंने तुमसे कई बार कहा है, अगर तुम किसी वजह से परेशान हो तो मुझे बता सकती हो, मगर नहीं, तुम तो पता नहीं किसके ख्यालों में डूबी रहती हो और काम बिगाड़ती रहती हो। अब मैं हार गई थी और मैंने भाभी से कहा कि भाभी, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। कुछ सोचते हुए मैंने भाभी से कहा था, मुझे लगा कि अब समय आ गया है कि मुझे भाभी को सब कुछ बता देना चाहिए। इसलिए मैंने भाभी को अपनी पसंद के बारे में सब कुछ बताया था, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती होने जा रही है। कोई अपनी होती तो शायद मेरी बात को अपने दिल में दबा लेती, मगर भाभी तो भैया की पसंद की थी और मुझे ज़्यादा पसंद नहीं करती थी। मुझे तो पता भी नहीं था कि जो बात मैं भाभी को अपनी हमदर्द समझकर बता रही हूँ, भाभी मेरी इस बात को दबा लेंगी और इसे मेरी कमजोरी बताकर मेरे खिलाफ इस्तेमाल करेंगी। भाभी कहने लगी कि हाँ हाँ बोलो जानवी, क्या बात है, सब ठीक तो है ना? भाभी शायद इसी इंतज़ार में थी। वो फौरन ऐसे मुझे लेकर बाहर सोफे पर आकर बैठ गई थी और मुझसे पूछने लगी। मैंने भाभी से कहा कि भाभी, आप पहले वादा कीजिए, आप भैया को कुछ भी नहीं बताओगे। मैंने भाभी से वादा लिया। भाभी कहने लगी कि तुम्हें जब मुझ पर भरोसा ही नहीं है तो मत बताओ। भाभी ने थोड़ा गुस्से भरे अंदाज में कहा था और फिर उठकर वहाँ से जाने लगी। मैंने उनका हाथ पकड़ लिया। मैंने कहा कि नहीं नहीं भाभी, ऐसी बात नहीं है, मुझे तो सबसे ज़्यादा भरोसा आप पर ही है। मैंने भाभी से कहा तो भाभी थोड़े नखरे दिखाती हुई वापस से बैठ गई थी। कहने लगी कि अरे ओ पगली, मैंने तुम्हें अपनी बहन कहा है और बहनें भी कभी बहन का राजफास करती है क्या? जो भी बात है तुम खुलकर मुझे बता सकती हो, भाभी ने मुझसे कहा। तो मेरी हिम्मत और ज़्यादा बढ़ गई थी। मैंने घबराते हुए कहा कि भाभी, दरअसल बात यह है कि मुझे किसी से मोहब्बत हो गई है। मैंने सर झुकाते हुए कहा था। भाभी ने चौंकते हुए कहा कि क्या? भाभी के मुंह से हैरत से निकला था। उनकी हैरानगी ठीक थी, क्योंकि उन्हें मेरे साथ काफ़ी साल हो चुके थे। मैंने आज तक कभी भी उनसे ऐसी कोई बात नहीं की थी और ना ही मेरे अंदर 4 लाख लड़कियां जैसी कोई चालाकी थी। मैं एक शरीफ और सुलझी हुई लड़की थी, जिसके मुंह से मोहब्बत के बारे में सुनकर भाभी हैरान रह गई थी। मैंने कहा कि जी भाभी, यह सच है। मैंने झुकी हुई गर्दन और झुका ली। भाभी कहने लगी कि कौन है वो खुशनसीब? वो बहुत मोहब्बत से पूछ रही थी। इस समय वह मुझे दोस्त की तरह लगी थी। मैंने उनको बताया कि हमारे घर के सामने जो लड़का रहता है वह। भाभी कहने लगी कि अच्छा, वो किराना स्टोर वाला लड़का जो दिखने में बेहद स्मार्ट है और शर्मा शर्मा कर बात करता है? मैंने शर्माते हुए कहा कि जी भाभी, वही। कहने लगी, क्या तुम मुझसे बातें करती हो? क्या मिलने भी गई हो? मैंने कहा कि नहीं नहीं भाभी, मैं उससे बातें कैसे कर सकती हूँ? मेरे पास तो ना मोबाइल है और ना ही मैं घर से बाहर निकलती हूँ जो मैं उससे मिलने जाऊँगी। भाभी कहने लगी, तो फिर कैसे तुम्हें उससे मोहब्बत हो गई? मैंने कहा, मैं उससे दिल ही दिल में मोहब्बत करने लगी थी।
उसे खिड़की से नीचे उसकी दुकान में बैठा हुआ देखती रहती थी। एक दिन उसकी नज़र मेरी तरफ चली गई तो फिर उसने नोटिस करना शुरू कर दिया कि मैं उसे देखती रहती हूँ। उसके बाद से भी वह मुझे देखने लगा। हम लोग आपस में एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते रहते थे। और आपको याद है वर्मा जी के यहाँ वह आया था और उसने वहाँ भी मुझे मुस्कुरा कर कुछ इशारा किया था। तभी से मैं समझ गई कि मेरी तरह उसे भी मुझसे मोहब्बत है। मेरी बात सुनकर भाभी कहने लगी कि तुम सच में पागल हो गई हो जानवी। भाभी हंसते हुए कहा था। फिर भाभी ने मुझसे कहा कि चलो कल उस लड़के के घर चलते हैं, उसकी माँ से बात करते हैं। सुना है कि उसकी माँ और वह लड़का उस घर में रहते हैं। मैंने झट से भाभी से इनकार कर दिया। मैंने कहा भाभी नहीं, मैं उसके घर नहीं जाऊंगी। भाभी ने बहुत कोशिश की थी उसके घर मुझे ले जाने की, लेकिन मेरी वजह से न तो वह जा सकी और न ही मैं। मगर हर दूसरे तीसरे दिन भाभी मुझसे उसके घर जाने की फरमाइश करती रहती थी। फिर एक दिन उन्होंने ज़बरदस्ती मुझे अपने साथ तैयार कर ही लिया और कहने लगी कि सुना है इसकी माँ की हमेशा तबीयत खराब रहती है, चलो पड़ोसी ही तो है, पड़ोसी के काम आते हैं, इसकी माँ की तबीयत देखने के लिए चलते हैं। मैंने भाभी से बहुत मना किया था, लेकिन फिर भी वह मुझे ज़बरदस्ती उसके घर ले गई। उसने मुझे अपने स्टोर से अपने घर के दरवाजे पर खड़ा हुआ देख लिया था। वो कुछ नहीं बोला था क्योंकि मेरे साथ भाभी थी। हमने उसके घर का दरवाज़ा बजाया और फिर हम घर के अंदर चले गए थे। घर में उसकी माँ थी। भाभी ने बताया कि हम आपके सामने वाले घर में ही रहते हैं। उसके बाद भाभी उसकी माँ से बातें करती रही। मैं उसके घर में ही बैठी रही थी। उसे पता चल गया था कि मैं उसके घर में आई हूँ, इसलिए वो बहाने से घर के अंदर आया और मुझे देखकर मुस्कुराता हुआ कमरे में चला गया था। भाभी विक्रम की माँ से बातें करती रही और साथ ही साथ वह मुझे कोहनी मार रही थी। विक्रम की माँ ने बातों ही बातों में बताया कि हम यहाँ अभी कुछ ही दिनों पहले ही आए हैं। यह बात तो हम लोग पहले से ही जानते थे, मगर उन्होंने बताया कि मैं हमेशा बीमार रहती हूँ। मैं अपने बेटे की शादी जल्द ही जल्द करना चाहती हूँ ताकि बहू घर में आ जाए और मेरी सेवा करने लगे। यह बात सुनकर भाभी ने मुझे मुस्कुरा कर देखा। मैं भी शर्मा गई थी। उसके बाद हम लोग अपने घर वापस आ गए थे। उस दिन के बाद से ही भाभी ने मेरा पीछा ले लिया था। वह किसी न किसी बात पर विक्रम का नाम ले लेती और मुझे तंग करने में या छेड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ती थी। अभी भी हम दोनों एक दूसरे को लगातार देखते ही रहते थे। मैं बस यही अफसोस करती थी कि काश मेरे पास मोबाइल होता तो मैं भी विक्रम से बात कर लिया करती, मगर मुझे भैया से डर लगता था। अगर भैया को पता चल गया कि मेरी बातचीत विक्रम से होती है तो न जाने उनका क्या रिएक्शन होगा। रिएक्शन तो उनका बहुत गुस्से भरा ही होने वाला था। मुझे अच्छा लगता था जब विक्रम गर्दन उठा उठा कर ऊपर की तरफ मुझे देखा करता था। मैं चाहती थी कि वह मुझे प्रपोज करे, लेकिन वह भी अभी कोई बात नहीं कर रहा था। न जाने हम दोनों के नसीब में क्या लिखा हुआ था। क्या हम दोनों एक दूसरे को देखकर ही गुजारा करते। वक्त इसी तरह से गुजरता जा रहा था। एक दिन मैंने देखा कि दोपहर के 2:30 बज गए थे, लेकिन अभी तक विक्रम ने अपना किराना स्टोर नहीं खोला था। यह सब देखकर मैं हैरान हो रही थी, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ था जब उसकी दुकान बंद हो। वह तो हर रोज ही दुकान खोला करता था। न जाने ऐसा भी क्या हो गया था। मैं बहुत परेशान हो रही थी। सारा दिन गुजर गया था, मगर मुझे विक्रम कहीं नजर नहीं आ रहा था। मैंने अपने दरवाजे की तरफ जाकर विक्रम के दरवाजे की तरफ देखा तो उसके घर के दरवाजे पर भी ताला लगा हुआ था। वो कहाँ चला गया था। मैं इतनी बेचैन हो रही थी कि मुझे बेचैन देखकर छोटू भैया कहने लगे कि क्या हुआ दीदी, कोई परेशानी है क्या। मैं अभी दरवाजे पर ही खड़ी हुई थी। मैंने पीछे की तरफ देखा कि कहीं भाभी तो मुझे छोटू भैया से बात करते हुए नहीं देख रही है। मैंने छोटू भैया से खामोशी से पूछा, क्या आप मुझे एक बात बता सकते हो। वह कहने लगा कि हाँ दीदी पूछो, क्या बात है। मैंने कहा कि यह सामने वाला किराना स्टोर आज बंद क्यों है। उन्होंने कहा कि पता नहीं, सुना है कि कल रात घर में उसकी मम्मी जी की तबीयत बहुत खराब हो गई थी, शायद उन्हें अस्पताल लेकर गए हुए हैं। आपको क्या कोई काम था। मैंने कहा कि हाँ, मुझे कुछ सामान मंगवाना था। वह कहने लगी कि आप मुझे लिस्ट दे दीजिए, मैं आपको बाजार से लाकर दे देता हूँ। मगर मैंने उन्हें टाल दिया था। मुझे ऐसा लगा 1 या 2 दिन में विक्रम वापस आ जाएगा, मगर 2 दिन गुजर गए थे, वह अभी तक नहीं आया था। लेकिन गुजरते हुए दिनों के साथ
मैंने अपने भाई के अंदर बहुत बदलाव देख रही थी। भैया मुझसे बहुत उखड़े उखड़े से रहते थे और मुझसे कहते थे कि घर के अंदर ही रहा करो, ज़्यादा घर से बाहर मत निकला करो। वह मुझसे ऐसा क्यों कह रहे थे? वो तो यह बात अच्छे से जानते थे कि मैं घर से ज़्यादा बाहर जाती ही नहीं थी। कई दिनों तक मैंने भैया का इसी तरह का बिहेवियर बर्दाश्त किया था। एक दिन तो भाभी ने भी मुझसे कहा कि मुझे ऐसा लगता है जैसे तुम्हारे भैया को विक्रम और तुम्हारे बारे में पता चल गया है। मैंने कहा कि भाभी, उनको ऐसे कैसे पता चल सकता है? इस बारे में तो सिर्फ आप और मैं ही जानते हैं। मैंने परेशानी से कहा तो भाभी कहने लगी कि अच्छा, परेशान मत हो, अगर ऐसी वैसी कोई बात भी हुई तुम्हारे भैया मुझसे बात जरूर करेंगे, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। उन्होंने मुझे तसल्ली दी थी। भैया तो हमेशा गुस्से में रहने लगे थे, पता नहीं उन्हें क्या हो गया था। और भाभी थी कि भैया के ऐसे बिहेवियर पर मुझे डांटा करती थी, कहती थी कि ये तुमने कैसा तमाशा लगाया हुआ है, तुम्हारी वजह से घर का सारा माहौल डिस्टर्ब हो गया है, तुमने अगर कोई ऐसा वैसा काम किया है तो बता दो। तुम्हारे भैया हमेशा गुस्से में रहने लगे हैं। कोई तो बात है जो उन्हें इतना गुस्सा आता है। वह पागल तो नहीं है जो बेवजह ही घर का माहौल खराब करते रहेंगे। भाभी की बातें सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ था। भाभी मुझ पर यह किस तरह का तोहमत लगा रही थी? मैंने तो कुछ भी नहीं किया था। और फिर कई दिनों से तो विक्रम भी नहीं दिखाई दे रहा था। अब भाई और भाभी के बीच न जाने किस बात पर झगड़ा रहने लगा था। झगड़ा हमेशा भाभी ही शुरू करती थी। मैं काफ़ी कोशिश करती थी कि घर का माहौल खराब ना हो, लेकिन वो दोनों हमेशा लड़ते रहते थे। उन दोनों के झगड़े के बीच मैंने कई बार भैया को भाभी से कहते हुए सुना था कि मैं जल्द से जल्द जानवी की शादी कर दूंगा, उसके लिए रिश्ता तलाश कर तो रहा हूँ। यह सब सुनकर मेरा दिल कांप उठा था। इधर मैं न जाने कितनों दिनों से विक्रम का इंतज़ार कर रही थी। मेरे पास उसका मोबाइल नंबर भी नहीं था जो मैं उसको कॉल करके सब कुछ बता देती। हफ्ता भर होने को आ गया था मगर विक्रम अभी तक अपने घर वापस नहीं आया था। उसी दिन जब भैया घर आए तो भाभी को खुशखबरी सुनाने लगे। कहने लगे कि आज लड़के वाले जानवी को देखने के लिए आ रहे हैं। बस दुआ करो कि ये रिश्ता पक्का हो जाए, क्योंकि वह लोग बहुत अमीर है। मरने से पहले मैंने मम्मी और पिताजी से वादा किया था कि मैं जानवी की शादी किसी अच्छे परिवार में करवाऊंगा, जहां पर हमारी जानवी बहुत खुश रहेगी। बस मैं चाहता हूं कि मेरा यह वादा पूरा हो जाए। भैया ने छोटू भैया से नाश्ता लाने के लिए कहा था और कहा था कि किसी चीज़ में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। उस दिन भैया ऑफिस भी नहीं गए थे। भैया ने मुझसे कोई बात नहीं की थी, बस उन्होंने भाभी से कह दिया था कि इसे अच्छे से तैयार कर देना, ये उन लोगों को पसंद आनी चाहिए। अगर यह आज उनको पसंद आ गई तो इसकी किस्मत बदल जाएगी। ये सब सुनकर भाभी हैरान रह गई थी। जब भैया ने उनको बताया कि वो लोग बहुत ही अमीर है तो भाभी के होश उड़ गए थे। भाभी मेरे पास आई और कहने लगी कि अब क्या होगा, तुम्हारी और विक्रम की मोहब्बत तो अधूरी रह जाएगी। मैंने कहा, भाभी, मुझे भैया के गुस्से से बहुत डर लग रहा है। भैया आखिर मुझसे क्यों नाराज है? भाभी कहने लगी कि क्या पता उन्हें तुम्हारे बारे में पता चल गया हो। मैंने कहा, लेकिन मैंने तो कुछ भी नहीं किया है। वह कहने लगी कि अच्छा ठीक है, आज तुम्हारे भैया घर में हैं, इस बारे में ज़्यादा बात मत करो। शाम के टाइम पर लड़के वाले मुझे देखने के लिए आ गए थे और उन्होंने मुझे फ़ौरन ही पसंद कर लिया था। वो लोग बड़ी सी गाड़ी में आए थे और मुझे ढेर सारे पैसे भी दे गए थे। शादी को भी उन्होंने जल्दी ही कहा था। लड़का इजिप्ट में एक बहुत अच्छी जॉब करता था और शादी के बाद मुझे भी वह अपने साथ इजिप्ट में ही लेकर जाने वाला था। लड़का देखने में भी बहुत अच्छा था। भैया इस रिश्ते से बहुत खुश थे। मेरा रिश्ता पक्का हो गया था। भैया को इतना खुश देखकर मैंने अपने दिल से विक्रम का ख्याल निकाल दिया था, क्योंकि अपने भाई की खुशी से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं था। भैया मेरे सर पर हाथ रखा था और कहा था कि मेरी इज्जत पर दाग मत आने देना। मैं खुशी खुशी तुम्हारी शादी इसके साथ कर दूंगा और इसके बाद तुम अपने घर चली जाना। जब तक कोई भी ऐसा काम मत करना जिससे मेरा नाम खराब हो और मेरा सर नीचा हो। पता नहीं भैया ऐसी बातें क्यों कर रहे थे। भाभी भैया के जाने के फौरन ही बाद मेरे पास आई और कहने लगी, यह तुम क्या करने जा रही हो? तुमने अभी और इसी समय अपने भाई को अपनी और विक्रम की मोहब्बत के बारे में क्यों नहीं बताया? मैंने कहा, भाभी,
मैं नहीं करती विक्रम से मोहब्बत। उसकी और मेरी मोहब्बत अधूरी रह गई तो क्या हुआ, अधूरी रहे, मगर अपने भाई की खुशी से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। मैं अपने भाई का सर नीचा होने नहीं देना चाहती। अगर विक्रम मेरी मोहब्बत के बारे में जानता होता और मेरे घर इज्जत से रिश्ता लेकर आता तो शायद भैया मेरी शादी उसके साथ करवा देते। लेकिन अभी हम दोनों ही एक दूसरे से बात नहीं कर पाए, तो फिर हम दोनों की शादी कैसे पॉसिबल है। मैं शादी तो भैया की मर्जी के मुताबिक ही करूँगी। यह कहकर मैंने भाभी की बोलती बंद कर दी थी, लेकिन भाभी बार बार मुझे विक्रम की मोहब्बत का वास्ता दे रही थी और यह कह रही थी कि तुम इस रिश्ते से इनकार कर दो, इस तरह तुम्हारी मोहब्बत बच जाएगी। लेकिन मैंने भाभी को मना कर दिया था और कहा था कि मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। मेरी शादी वैसे तो 1 महीने बाद की तय हुई थी, लेकिन अगले ही हफ्ते मेरा जिस लड़के के साथ रिश्ता लगा था उसको इजिप्ट जाना था। उसके घर वालों ने आकर बात की कि हम लोग सिंपल तरीके से बहू को अपने घर ले आएंगे, क्योंकि हमारा बेटा अपनी पत्नी के साथ इजिप्ट जाना चाहता है, इसलिए हम उनकी शादी में देर नहीं कर सकते। भैया को भी इस बात से कोई नाराज नहीं था। वो अच्छे खासे लखपति लोग थे। यह सब भाभी से हजम नहीं हो रहा था। भाभी बार बार मुझसे यही कह रही थी कि इस रिश्ते से इनकार कर दो, मगर मैंने उनकी बात नहीं मानी। भैया और छोटू भैया ने मिलकर घर की जल्दी जल्दी सारी तैयारी कर ली थी। 2 दिन में ही मेरी शादी का बंदोबस्त कर दिया गया था, लेकिन मेरी शादी से एक रात पहले छोटू भैया अचानक कहीं गायब हो गए। मैं खिड़की से खड़ी बार बार विक्रम की दुकान को देख रही थी कि न जाने वह अपनी माँ को लेकर कहाँ चला गया था। मेरी शादी का समय आ गया। मुझे दुल्हन बनाकर तैयार कर दिया गया था। मेरे ससुराल से कुछ मामूली से लोग और मेरा दूल्हा भी आ गया था। मेरे ससुराल वालों का कहना था कि 1 महीने बाद वह लोग रिसेप्शन बहुत धूमधाम से करेंगे। अभी वह मुझे सिर्फ विदा करके अपने साथ ले जाना चाहते हैं। मैं दुल्हन बनकर तैयार हो चुकी थी, मगर मेरे दिल में अभी भी विक्रम की याद बसी हुई थी। भाभी ने मुझे कमरे में ही रहने के लिए कहा था। शादी में हमारे सिर्फ कुछ खास मेहमान ही आए हुए थे। भाभी मुझे अपने साथ मंडप में लेकर आ गई थी। वहाँ बहुत सारे लोग मौजूद थे। भाभी बिल्कुल ठीक तरीके से मेरा हाथ पकड़कर मुझे मंडप में लेकर आ रही थी, जब अचानक मुझे उन्होंने जोर से भैया के ऊपर धक्का दिया। भैया ने मुझे झटक से पकड़ लिया था। भैया ने कहा कि ये क्या बदतमीजी है और तुम ये क्या कर रही हो। सारे मेहमान मुझे गौर से देखने लगे थे। भाभी की यह हरकत मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी, मगर भाभी ने अब शोर मचाना शुरू कर दिया और वह भैया से कहने लगी कि तुम अपनी बहन को संभालो सुरेश, तुम्हारी बहन घर से भागने की तैयारी कर रही थी। मैंने भाभी को चौंक कर देखा। मैंने कहा, भाभी आप यह मुझ पर किस तरह की तोहमत लगा रही हो। वो कहने लगी कि मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। उन्होंने कहा कि सुरेश तुम्हें यकीन नहीं आता तो चलो मेरे साथ इसके कमरे में। आज मैं तुम्हें तुम्हारी सीधी सादी बहन की हकीकत बताती हूँ। वहाँ पर मौजूद सारे ही लोग दंग रह गए थे कि आखिर हो क्या रहा है। भैया बार बार भाभी से कह रहे थे, तुम क्या कह रही हो, खामोश रहो, आखिर तुम चाहती क्या हो। मगर भाभी भैया का हाथ पकड़कर जबरदस्ती उन्हें मेरे कमरे में लेके गई। मैं और बाकी के सारे ही लोग भाभी के पीछे पीछे कमरे में चले गए थे। भाभी ने कहा कि यह देखो तुम्हारी बहन के कमरे में रस्सी पड़ी हुई है और यह देखो तुम्हारी बहन का बैग। भाभी ने एक बैग उठाते हुए कहा। भैया कहने लगे कि यह सब क्या है। भाभी ने कहा, यह सब तुम्हारी बहन के यहाँ से फरार होने की चीज़ें हैं। इस रस्सी को बांधकर ये यहाँ से लटक कर भागने वाली थी और यह बैग इसके कपड़ों का बैग है। और तुम जानते हो कि ये किसके साथ भागने वाली थी। यह छोटू नौकर के साथ भागने वाली है। छोटू पहले ही यहाँ से चला गया है और उसने इसके साथ प्लानिंग की है कि यह उसके साथ भाग जाएगी। ये दोनों आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और न जाने इन दोनों के बीच यह सब कुछ कब से चल रहा था। तुम्हारी बहन तो काफ़ी समय से मेरी आंखों में धूल झोंक रही है, मगर आज जब मैंने इससे यह सामान भरा बैग तैयार करते हुए देखा तो मैं समझ गई थी कि बदनामी की कालिक हमारे मुंह पर पोत कर जाने वाली है। मैं भैया को यकीन दिलाने की कोशिश कर रही थी कि भाभी झूठ बोल रही हैं। वहाँ पर मौजूद सारे ही मेहमान एक दूसरे को देख रहे थे और मेरे बारे में तरह तरह की बातें कर रहे थे। भैया ने अपना सर पकड़ लिया और कहने लगे कि तुम ठीक कहती थी कि तुम्हें जानवी पर शक रहता है, लेकिन मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी। मैंने कहा,
भैया भाभी झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। छोटू भैया को तो मैं अपना भाई समान मानती हूँ। भैया मेरे करीब आए और उन्होंने मुझे झंझोड़ कर कहा कि तुम ऐसा क्यों करने जा रही थी? अब शादी करो और प्लीज़ यहाँ से निकल जाओ। उसी समय लड़के की माँ और पिता कहने लगे कि नहीं नहीं, हम ऐसी लड़की की शादी अपने बेटे के साथ नहीं करेंगे। लड़के ने भी अपनी माँ से कहा कि मम्मी पापा चलो यहाँ से, मुझे यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकना। मेरे भैया उन लोगों के आगे हाथ जोड़ते रह गए थे, मगर उन लोगों ने भैया की एक न सुनी और मेरे बारे में उल्टी सीधी बातें करके वहाँ से चले गए थे। मेरी बारात वापस लौट गई थी। मेरे पास रोने के अलावा और कोई दूसरा चारा नहीं था। मेरे पास अपनी बेगुनाही का सबूत देने के लिए कोई ऐसा सबूत नहीं था जो मैं भैया को दिखा सकती। लेकिन सबके जाने के बाद भैया ने मुझ पर थप्पड़ ही थप्पड़ बरसाए थे। मैं भी भाभी से कह रही थी कि भाभी आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। भाभी कहने लगी कि तुम हो ही कैरेक्टरलेस, हमारे घर में रहोगी तो हमारी इज्जत खराब कर दोगी। उन्होंने अपने पति से कहा कि इसे अभी और इसी समय घर से निकाल दो। मैंने भैया के आगे हाथ जोड़े। मैं बहुत रो रही थी, मगर भैया को कोई असर न हुआ। भैया कहने लगे कि आज तेरी वजह से मेरी बहुत बेइज्जती हुई है। भैया ने मुझे धक्के मारकर घर से निकाल दिया। मेरे लाख चीखने चिल्लाने पर भी कोई असर नहीं हुआ था। मैं कहाँ जाऊंगी, कहाँ रहूंगी? सारे आसपास के लोग भी यह तमाशा खड़े हुए देख रहे थे। मैं दुल्हन के जोड़े में ही घर से निकल आई थी। मुझे नहीं पता था कि भाभी मेरे साथ ऐसा खेल खेलने वाली है। चलते चलते मैं सड़क पर आ गई थी। मैं तो ज़्यादा रास्तों को भी नहीं जानती थी। सड़कों पर चलते चलते मुझे रात का समय हो गया था। मेरा तो रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। कोई मेरे दर्द को समझने वाला नहीं था, इसलिए मैं सड़क के किनारे ही बैठी कर फूट फूट कर रोने लगी थी। समझ नहीं आ रहा था कि इस काली रात को मैं कहाँ गुजारूं। इतने ही में एक जवान लड़की मेरे पीछे आकर खड़ी हो गई और उसने कहा कि बहन, तुम यहाँ पर क्यों बैठी हो? मैंने कहा, यही मेरी मंजिल है, मेरी किस्मत खराब है, मैं यहाँ से कहाँ जा सकती हूँ। वो कहने लगे कि बहुत ज़्यादा दुखी नज़र आ रही हो, क्या वक्त की सताई हुई हो? मैंने कहा कि नहीं, वक्त की सताई हुई नहीं बल्कि अपनों की सताई हुई हूँ। उसने मुझसे पूछा कि बताओ क्या बात है, क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकती हूँ? मैंने उसे अपने बारे में सब कुछ बता दिया। मेरे कपड़े देखकर भी वह समझ गई थी कि मैं एक ऐसी दुल्हन हूँ जो दुल्हन बनने से पहले ही उजड़ गई। उसने मेरी कहानी सुनने के बाद अफसोस जताया और कहा कि तुम मेरे साथ चलो, मैं भी एक ऐसी ही लड़की हूँ। मैं ही नहीं बल्कि मेरे साथ की काफ़ी सारी लड़कियां एक एनजीओ में काम करती हैं। हमें वहाँ पर रहने की जगह भी मिलती है। हमें वहाँ पर मजबूत बनाया जाता है, सक्षम बनाया जाता है। उन्हें सिखाया जाता है, अगर तुम चाहो तो हमारे साथ वहाँ पर रह सकती हो। तुम्हारे अंदर कोई टैलेंट है तो वहाँ पर मौजूद लड़कियों उस टैलेंट के ज़रिए कामयाब बना सकती हो। फिलहाल तो मुझे रात को गुजारने के लिए किसी महफूज छत की ज़रूरत थी, इसलिए मैं उस लड़की के साथ चली गई थी। वह मुझे अपने एनजीओ में ले गई थी। वहां जाने के बाद मैं फटी फटी नज़रों से वहां की लड़कियों को देख रही थी। मैंने देखा कि इस दुनिया में सिर्फ मैं ही अनाथ लड़की नहीं हूँ। मुझ जैसी न जाने कितनी लड़कियां हैं जो माँ बाप के बिना भी एनजीओ, अनाथ आश्रम, गर्ल्स हॉस्टल जैसे जगह पर अपना गुजारा कर रही हैं। उस लड़की ने मेरी बातचीत वहाँ की वार्डन से करवा दी थी और इस तरह मैंने उस एनजीओ में रहना शुरू कर दिया था। वहाँ पर बहुत सारी ऐसी लड़कियाँ थीं जिनमें कोई ना कोई हुनर था और जिनमें कोई हुनर नहीं था। उन्हें सिखाया जाता था। मुझे वहाँ पर रहते हुए 4 दिन गुजर गए थे। मुझे सबकी बहुत याद आ रही थी और सबसे ज़्यादा अफसोस तो मुझे अपनी किस्मत पर हो रहा था। फिर इसी तरह से मुझे वहाँ रहते हुए 1 महीना गुजर गया और कुछ पता ही नहीं चला। मुझे लगता ही नहीं था कि मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। मैंने पहले ही यहाँ आकर अपने आप को बिजी कर लिया था, मगर मेरा ध्यान बार बार सब लोगों पर जा रहा था। कई दिन उस एनजीओ में रहने के बाद मुझे वहाँ की आदत हो गई थी। मैं वहाँ पर सारे काम करने लगी थी। हम लड़कियों को वहाँ पर अच्छा खाना दिया जाता था। एक दिन मुझे वार्डन ने कहा कि जानवी, आज राशन आने वाला है, अभी एक लड़का रिक्शा में राशन लेकर आएगा। उन्होंने मेरे हाथ में राशन की लिस्ट पकड़वाया और कहने लगी कि सारा राशन चेक करके अंदर रखवा देना। मैं वहाँ पर खड़े होकर उसका इंतज़ार करने लगी। थोड़ी ही देर के बाद एक रिक्शा आई और एक लड़का उसमें से उतरकर राशन का सामान नीचे उतारने लगा था। जब अचानक मेरी नज़र उस लड़के पर गई तो मैं हैरान रह गई थी, क्योंकि
सामने रिक्शा से सामान उतारने वाला लड़का कोई और नहीं बल्कि विक्रम था। उसकी नज़र भी मुझ पर चली गई थी। वो तो जैसे मुझे देखकर सब कुछ भूल गया था। उसने सामान वहीं फेंक दिया और वो झट से मेरे पास आया और कहने लगा कि तुम कहाँ चली गई थी? तुम्हें नहीं पता तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए कितना परेशान हो रहा है और तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने कहा, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम कहाँ चले गए थे? मेरी नज़रें तुम्हें न जाने कब से तलाश कर रही थी। वह कहने लगा कि दरअसल मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई थी। मैं उनको लेकर चेन्नई चला गया था और वहाँ पर मुझे उनका इलाज करवाने में काफ़ी दिन लग गए। लेकिन जब मैं वहाँ से वापस आया तो मेरी नज़र तुम्हारे कमरे की खिड़की से नहीं हट रही थी, क्योंकि तुम मुझे वहाँ नज़र ही नहीं आ रही थी। मैं बार बार तुम्हें तलाश कर रहा था। मैंने जब आसपास के लोगों में तुम्हारे बारे में पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि तुम्हारे भाई ने तुम्हारी शादी की थी, लेकिन तुम्हारी बारात वापस लौट गई और फिर उसके बाद तुम्हारे भाई ने तुम्हें घर से निकाल दिया। मगर अब वो तुम्हारे लिए बहुत परेशान हो रहा है। वही नहीं बल्कि मैं भी तुम्हें काफ़ी दिनों से तलाश कर रहा हूँ। मैंने कहा कि मेरे भैया मुझे क्यों तलाश कर रहे हैं? भाभी ने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया था। मेरी कोई गलती नहीं थी। वह कहने लगा कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि मैं सिर्फ तुम्हें आंखों ही आंखों में इशारा किया करता था? मगर मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा था। मैं तुमसे अपनी मोहब्बत का इजहार करने ही वाला था, लेकिन मेरी माँ की तरफ से बहुत बड़ी इमरजेंसी आ गई थी। उनको अस्पताल में भर्ती करवाना बहुत ज़रूरी था। मुझे काफ़ी समय लग गया वहाँ से आकर। मैं तुम्हें तलाश कर रहा था। तुम्हारी बेगुनाही का सबूत तुम्हारे भाई को भी मिल गया, क्योंकि तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए बहुत परेशान है और तुम्हें हर तरफ तलाश कर रहा है। तुम्हारे घर का वो नौकर जिसको लेकर तुम्हारी भाभी ने तुम्हें बदनाम किया था, वो कुछ दिनों बाद जब तुम्हारे घर आया तो तुम्हारे भाई ने उसे इतनी बुरी तरह से मारा था कि वो उसे मारता पीटता घर से बाहर तक लेकर आ गया था। घर के बाहर काफ़ी सारी भीड़ इकट्ठी हो गई थी और वो उसे बार बार कह रहा था कि अब तू यहाँ पर क्या लेने आया है? वो बेचारा नौकर रो रो कर कह रहा था कि आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। फिर मोहल्ले के लोगों ने भी बचाव किया। उस नौकर ने बताया कि आप मुझे बेफिजूल में मार रहे हो। मेरी कोई गलती नहीं है। मैं आपको पुलिस के हवाले भी कर सकता हूँ। मैं तो आपका नौकर हूँ। तब तुम्हारे भाई ने बताया कि तेरा और मेरी बहन का काफ़ी समय से अफेयर चल रहा था। तू उसे लेकर भागना चाहता था। तूने तो उससे शादी कर ली होगी। अब क्या लेने आया है यहाँ पर? उस नौकर ने तो यह सुनकर अपने कानों को हाथ लगा लिए थे। वह कहने लगा कि सुरेश भैया, आप यह क्या कह रहे हो? जानवी दीदी मेरी बहन की तरह थी। वह भले ही मुझसे उम्र में छोटी थी, लेकिन मैं फिर भी उनको दीदी कहकर पुकारता था। तुम्हारे भैया ने कहा तो फिर तू कहाँ गायब हो गया था? तू पहले ही घर से चला गया था और बाद में तूने मेरी बहन को भागने के लिए कहा था ताकि मैं तुझे पकड़ न लूँ। वो कहने लगा कि सुरेश भैया, मैं क्यों आपके घर से भागने लगा? न तो मैं जानवी दीदी को घर से भगाने वाला था और ना ही मैं खामोशी से आपके घर से भागा था, बल्कि मैं तो जानवी दीदी की शादी से एक रात पहले ही भाभी जी को सब कुछ बता कर गया था। उधर गांव में मेरे पिताजी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। मैंने भाभी से वहां जाने के लिए कुछ पैसे भी लिए थे और तो और मैंने भाभी को बताया भी था मुझे वापस आने में लगभग 1 महीना लग सकता है, क्योंकि मेरी बहन की भी शादी थी। मैं तो 10 दिन बाद गांव जाने वाला था, मगर पिताजी की तबीयत बिगड़ने की वजह से जानवी दीदी की शादी से 1 दिन पहले ही मैं अपने घर चला गया था। आपको यकीन नहीं आता तो आप मेरे गांव फ़ोन करके पूछ सकते हो। तुम्हारे भाई ने जब तुम्हारी भाभी की तरफ देखा तो वो घबराने लगी थी और उसके चेहरे की घबराहट देखकर तुम्हारा भाई समझ गया था कि उसने उससे झूठ बोला है। तुम्हारे घर का नौकर भी बार बार कह रहा था कि भाभी सच बात क्या है बताओ, मगर तुम्हारी भाभी कह रही थी कि ये नौकर झूठ बोल रहा है। नौकर ने यह बात साबित कर दी कि वह अपने गांव ही गया था और उसका तुम्हारा कोई चक्कर नहीं चल रहा था। तुम्हारा भाई अपना सर पकड़कर बैठ गया और रोने लगा और कहने लगा कि इस झूठी मक्कार औरत की वजह से मैंने अपनी बहन को घर से निकाल दिया। तुम्हारे भैया ने तुम्हारी भाभी के मुंह पर थप्पड़ मार दिया था और उसने कहा था कि तुमने ऐसा क्यों किया। तुम्हारी भाभी ने सारी सच्चाई उगल दी और उसने कहा कि वह शुरू से ही
तुमसे जलन रखती थी। तुम्हारा भाई तुमसे इतनी मोहब्बत क्यों करता था, और फिर तुम्हारा रिश्ता अमीर घर से आ गया, उसे और ज़्यादा जलन होने लगी। उसने सोचा कि जो सब कुछ इस घर में आने के बाद मुझे हासिल नहीं हुआ, वह सब कुछ तुम अपने अपने ससुराल में जाने के बाद हासिल न कर सको, इसलिए वह तुम्हारी शादी नहीं होने देना चाहती थी। उसने तुम्हारे नौकर के साथ बदनाम कर दिया। यह सब कुछ पूरा मोहल्ला सुन रहा था, और इस तरह तुम्हारी भाभी को मोहल्ले वाले भी बुरा भला कहने लगे। बस तभी से तुम्हारा भाई तुम्हें ढूंढने के लिए निकल पड़ा है। वह बेचारा अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा है। वह तुम्हें तलाश कर रहा है, और मैं भी तुम्हें न जाने कब से तलाश कर रहा हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मगर आज तुम मुझे मिल गई हो। प्लीज़ मेरे साथ अपने घर चलो, अपने भाई को माफ़ कर दो। आज मेरी आंखों के सामने विक्रम खड़ा हुआ था और मुझसे मोहब्बत का इजहार कर रहा था। ये 1 महीना मैंने किस तरह इस एनजीओ में रहकर गुजारा है, यह मैं ही जानती हूँ। भले ही मैं यहाँ पर किसी तकलीफ में नहीं थी, मगर मेरे साथ जो हुआ था उसका बोझ मेरे दिल पर था। विक्रम मुझे अपने साथ मेरे घर ले आया था। जब मेरे भैया को पता चला कि मैं घर वापस आ गई हूँ, तो उनकी खुशी के ठिकाने न रहे थे। उन्होंने रोते हुए मुझे गले से लगा लिया था, और वह मुझसे माफ़ी मांग रहे थे। भाभी भी मुझसे माफ़ी मांग रही थी। मैंने उन दोनों को माफ़ कर दिया था। भैया को अपनी गलती पर बहुत पछतावा हो रहा था। उधर भाभी को भी पछतावा हो रहा था, क्योंकि भैया ने उनको बहुत डांट लगाई थी और उनसे यह भी कह दिया था कि अगर मेरी बहन नहीं मिली तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। इस बात से भाभी बहुत डर गई थी। भाभी को तो हमेशा यही लगता था कि भैया मुझे ज़्यादा अहमियत देते हैं, तभी तो उन्होंने हम दोनों भाई बहन के बीच तनाव पैदा करवा दी थी, और मुझ पर मेरे ही घर के नौकर के साथ इल्ज़ाम लगा दिया था। भाभी ने अपनी गलतियों की माफ़ी मांग ली थी। विक्रम ने भी भैया भाभी को अपने और मेरे बारे में सब कुछ बता दिया था। विक्रम ने कहा था कि मैं आपकी बहन से प्यार करता हूँ। भैया के लिए सबसे बड़ी खुशी यह थी कि मैं वापस लौट कर आई थी, इसलिए भैया को विक्रम की बात का बुरा नहीं लगा। कुछ दिनों के बाद विक्रम अपनी माँ के साथ रिश्ता लेकर मेरे घर आ गया था। भैया ने मेरे रिश्ता उसके साथ पक्का कर दिया। भैया भाभी ने छोटू भैया के साथ भी शर्मिंदगी जाहिर की थी और उनसे भी माफ़ी मांगी थी। कुछ दिनों के बाद मेरी शादी विक्रम के साथ हो गई। भाभी जो करना चाहती थी उसमें वह कामयाब नहीं हुई। उन्होंने मेरे भरोसे का फ़ायदा उठाया था। उन्होंने मेरे दिल का राज जानकर मेरे भैया को मेरे खिलाफ भड़काया था, मगर सच कभी छुपा नहीं रह जाता। एक न एक दिन सबके सामने आ ही जाता है। खैर, मेरी और विक्रम की शादी के बाद ज़िंदगी ने एक नया मोड़ लिया। वह एक नई शुरुआत थी, जिसमें हर दिन खुशियों और नए अनुभवों से भरा हुआ था। विक्रम ने मुझे हर वो खुशी दी जो एक पत्नी अपने पति से चाहती है। वह मेरे लिए न केवल एक साथी था, बल्कि मेरा सबसे अच्छा दोस्त भी बन गया। भैया और भाभी भी अब मुझसे बहुत अच्छे से पेश आते थे। भाभी ने अपनी गलतियों का एहसास किया था, और अब हमारे रिश्ते में गर्मजोशी लौट आई थी। भैया ने भी हर कदम पर मेरा साथ देने का वादा किया। वह मुझे देखकर हमेशा कहते, जानवी, अब से मैं तुम्हारे साथ कभी अन्याय नहीं होने दूंगा। मेरी शादी के कुछ समय बाद मैंने एनजीओ की उन लड़कियों के लिए कुछ करने का फैसला किया जो मेरी तरह मुश्किल दौर से गुजरी थी। मैंने विक्रम से बात की और उसने मेरा समर्थन किया। हमने मिलकर उस एनजीओ के लिए आर्थिक सहायता का प्रबंध किया और वहाँ की लड़कियों के लिए शिक्षा और हुनर के नए नए अवसर उपलब्ध करवाए। मेरी ज़िंदगी अब एक नई दिशा में बढ़ रही थी। हर दिन मैं खुद को पहले से ज़्यादा मजबूत और खुश महसूस करती थी। विक्रम के प्यार और भैया की माफ़ी ने मेरे टूटे हुए आत्मविश्वास को फिर से सजाया था। एक दिन मैं भाभी के पास बैठी थी। उन्होंने कहा, जानवी, तुमने मुझे माफ़ करके बहुत बड़ा दिल दिखाया। मैं जानती हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, लेकिन अब मैं वादा करती हूँ कि हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी। उनकी बात सुनकर मेरी आंखों से आंसू आ गए। मैंने भाभी से का हाथ थामा और कहा, जो बीत गया उसे भूल जाइए। अब हम सब मिलकर एक नई शुरुआत करेंगे। अब मेरा घर खुशियों से भर गया था। विक्रम और मैं साथ मिलकर जिंदगी के हर छोटे बड़े पल को जी रहे थे। मेरी शादी ने न केवल मुझे एक नई जिंदगी दी, बल्कि मेरे परिवार को भी एकजुट किया। यह कहानी मुझे सिखा गई कि चाहे हालात कितने भी बुरे क्यों न हो,
सच्चाई और प्यार के आगे झूठ टिक नहीं सकता। जीवन हमें बार बार तोड़ता है, लेकिन यह हम पर निर्भर करता है कि हम इन टूटने से खुद को मजबूत बनाएं। आज मैं यह कहानी लिखते हुए अपने अतीत को देखती हूँ और सोचती हूँ कि अगर वो काली रात न होती तो शायद मैं यह सीख न पाती कि ज़िंदगी में भरोसा, माफ़ी और प्यार कितना ज़रूरी होता है। दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।